नमस्कार। देखिए, मेरी नई किताब आ चुकी है परफॉर्मर टू रिफॉर्मर। मैंने आप सबको बताया था कि इस बार इस किताब के हिंदी और इंग्लिश संस्करण हम दोनों साथ साथ लाने जा रहे हैं। इस देश के सबसे लंबे समय तक काम करने वाले गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ये किताब लिखी गई है। कोई भी कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस किताब में ये बताने की कोशिश की गई है कि अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर किस तरीके से काम करते थे और गृह मंत्री के तौर पर पिछले 6 सालों में उन्होंने क्या काम करके दिखाए हैं। ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है उनके सारे विभागों में किए गए रिफॉर्म्स का और बदलावों का। तो इस किताब को आप मंगाइए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सभी जगह पर ये अवेलेबल है और इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। नमस्कार। देश में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज भेजे, कुछ लोगों ने कॉल की, मेल आए एक दो लोगों के कि साहब ये जो नए अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, इनको कार्यकारी अध्यक्ष क्यों कहा जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है। अभी क्या है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल अगर कायदे से अवधि की बात करें तो अभी भी 2026 तक चलना चाहिए, क्योंकि 3-3 साल का एक्सटेंशन होता है। हालांकि वो भी एक्सटेंशन पे ही चल रहे थे। अभी इन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष इसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका चुनाव होगा और संभवतः अगले साल की शुरुआत में जनवरी वगैरह में इनका चुनाव हो सकता है और फिर उसके बाद ये 2026 से 2029 तक पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि उसने अब रणनीति अगले 20-30 साल की बनानी शुरू कर दी है। अब उन्होंने जो अध्यक्ष बनाए हैं अपने, ये अध्यक्ष 2029 का लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे मोदी जी को। इसके साथ ही बिहार में भी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया गया। तो लगभग कोरम पूरा कर लिया गया है। बिहार में तो खैर अभी चुनाव हुए थे और बिहार में जो शानदार नतीजे आए, इसका इनाम बीजेपी ने बिहार स्टेट को दिया। देखिए, कभी भी आज तक बिहार से बीजेपी का कोई अध्यक्ष नहीं बना है। यूपी से बने हैं, महाराष्ट्र से बने हैं, दूसरे राज्यों से बनते रहे हैं, लेकिन यहां से नहीं बना है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही नजर आ रही है कि बिहार के लोगों को एप्रिशिएट करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी, और दूसरे कायस्थ समुदाय से जो बनाया गया है। देखिए, बिहार की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो कायस्थ समुदाय का कोई बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं है। सब लोग बात करते हैं यादव की, राजपूत की, दलित की, कुर्मी की, कायस्थों की कोई बात ही नहीं करता। कायस्थों का वोट वन साइडेड हमेशा बीजेपी के साथ रहा है और ज्यादातर स्टेट में यही स्थिति है। और बिहार में किसी भी तरीके से कहीं पर भी यह निर्णायक नहीं है। एक रविशंकर प्रसाद वाली जो सीट है पटना साहिब वाली, उसको छोड़ दिया जाए तो, उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे हैं, उस सीट को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी कायस्थों का बोलबाला इन द सेंस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कायस्थों को एक बैलेंसिंग कम्युनिटी माना जाता है। कायस्थों से यादवों को भी कोई दिक्कत नहीं है, कुर्मियों को भी दिक्कत नहीं है, दलितों को भी कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यह माना जाता है कि ये पढ़े लिखे और संभ्रांत टाइप के लोग हैं और इनके साथ किसी का कोई पंगा नहीं रहता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि हम इस बार क्यों ना एक कायस्थ को बनाए। हमेशा चर्चा होती है कि इस बार दलित को बना देंगे, या फिर चर्चा आई किसी ओबीसी को, ईबीसी को बना देंगे। कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम चला, कभी मोहनलाल खट्टर का नाम चला, अलग अलग नाम चलते रहे सोशल मीडिया पर। लेकिन जो हुआ वो अप्रत्याशित ही था। मैं तो इसलिए कहूंगा, हमने भी पिछले 1 साल में बहुत सारे अनुमान लगाए, लेकिन हम ये भी जानते थे कि जो अनुमान हम लगा रहे हैं वो सारे के सारे अनुमान गलत साबित होने वाले हैं और निश्चित रूप से कोई ऐसा नाम सामने वाला जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जैसे कि बहुत युवा है। नितिन नवीन की अगर मैं बात करूं, ओनली 45 ईयर ओल्ड, सन 80 का जन्म है इनका। और इनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि जो मूल रूप से ये रांची से बिलोंग करते हैं, जो अब झारखंड की राजधानी बन चुकी है, वहां के कायस्थ परिवार में हुआ। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। इनके पिता जनसंघ के समय से पार्टी से जुड़े थे। पटना पश्चिम क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रहे। और इस तरीके से जब पिता का इनके निधन हो गया 2006 में, जब बाईपोल हुआ, तो इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला और उसके बाद से लगातार जीत रहे हैं। 10 जीते हैं, 15 जीते, 20 जीते, 25 जीते। अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि क्यों ना आउट ऑफ बॉक्स किया जाए
और बताता हूं मैं आपको, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हो रहे थे 2023 के, उस समय ये वहां पर इनकी ड्यूटी लगाई गई थी और वहां पर पूरा माहौल ये था कि भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की वापसी हो रही है, पूरा माहौल था। क्योंकि रमन सिंह को फेस नहीं बनाया था बीजेपी ने और रमन सिंह को किनारे कर दिया गया जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के। वहां बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई फेस ही नहीं था और वहां पर ये जाते हैं नितिन नवीन और वहां पर माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं और बीजेपी वहां पर सफल हो जाती है, सरकार बनाने में सफल होती है। ये बताते हैं कि अमित शाह ने सीधे इनको गाइड किया था और सीधे अमित शाह के टच में थे और अमित शाह ने इनको गाइड किया था कि हमें किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट करना है जिसकी वजह से हम अपनी छत्तीसगढ़ में सरकार बना सके और उसके बाद सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी वहां पर सफल रहती है। तो इस तरीके से इसको प्लान किया गया, इनको स्टेप बाय स्टेप लाया गया। दूसरे, एक सबसे बड़ा मैसेज क्या जाएगा कि बताइए 45 साल के युवा को, राजनीति में 50-55 का भी युवा ही कहा जाता है, राहुल गांधी को मेरे से भी बड़े हैं उम्र में, उन्हें युवा कहा जाता है आज भी। और यह तय किया गया कि भाई देखिए डीएमके के जो नेता हैं एमके स्टालिन 72 साल के हैं, शरद पवार ने अभी 4-5 दिन पहले ही अपना 85वां जन्मदिन मनाया है और इसके अलावा खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष 83 ईयर्स ओल्ड हैं। तो सभी पार्टियों में 50, 60, 70, 75 प्लस के जो लोग हैं वो पार्टियों के ऊपर बड़े पदों पर काबिज हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत सबसे युवा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक दबाव बना दिया है दूसरे दलों पर कि देखिए भाई हम एक नई पौध को सामने ला रहे हैं। और वैसे मैं इनके ऊपर प्रतिक्रियाएं देख रहा था नितिन नवीन के चुनाव पर। नितिन नवीन का अपने वहां पर बिहार में पटना में स्वागत किया। वैसे तो इनका आज जो है पार्टी के मुख्यालय पर भी दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ, सब लोग यहां मौजूद रहे। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इनके साथ कुछ तस्वीरें अपनी शेयर की, जो पटना से सांसद हैं बीजेपी के और बड़े सीनियर लीडर हैं और उनकी बात को मैं बड़े ध्यान से सुनता भी हूं, बड़ी गंभीरता से बोलते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की। वैसे तो मोदी जी ने भी बधाई दी, अमित शाह, सब लोगों ने बधाई दी, संजय जायसवाल भी बोल रहे थे इनके बारे में, लेकिन जो बात कही है रविशंकर प्रसाद ने वो सुनने वाली है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की साहसिक पहल है, किसी नए आदमी को आगे बढ़ाना साहसिक पहल है और यह पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव और एक विनम्र कार्यकर्ता के शीर्ष तक पहुंचने की क्षमता के लिए एक महान सराहना का प्रतीक है कि आप पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच सकता है, शीर्ष पोस्ट पर पहुंच सकता है। यह उसको अप्रिशिएट करने जैसा ही है। और बिहार में मैं आपको बता दूं कि यादव, कुर्मी, दलित, इन सब की बात होती है। स्वर्ण वोटों को लेकर जो बीजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं पूरे देश में, इसमें कोई बात नहीं है, चाहे वो उसमें ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, कायस्थ हो और वैश्य हो, बनिए हो, ये सभी जो कम्युनिटी हैं हर स्टेट में ही मोर और लेस बीजेपी के साथ रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से दबाव में कह सकते हैं, दूसरे दलों के दबाव में, राहुल गांधी और इन सब की पॉलिटिक्स को देखते हुए बीजेपी भी ओबीसी, ईबीसी, दलित, इन सब के पीछे भागती हुई नजर आती थी। और ये जो स्वर्ण समाज है जो बीजेपी के साथ 90s से जुड़ा हुआ है, ये हमेशा ये सोचता था कि यार हम सब कुछ करते हैं, इनको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं जाता। राहुल गांधी तो एक तरीके से उस राह पर चल पड़े हैं कि सारी स्वर्ण जातियों को एक तरफ किनारे कर दिया जाए, स्वर्ण जातियों को तो इस देश में पूछा ही जाना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की तो पॉलिसी ये बन गई है और बीजेपी भी उसी नैरेटिव को फॉलो करने लगी है। लेकिन एक कायस्थ को पार्टी की सुप्रीम पोस्ट देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नहीं साहब, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और स्वर्ण जातियां जिनके खिलाफ, मेरा तो मानना है कि स्वर्ण जातियों के खिलाफ अब सभी हो गए हैं देश में, सब आरक्षण के चक्कर में, वोट बैंक के पॉलिटिक्स में स्वर्णों को किनारे करते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी का तो सीधा एजेंडा है कि स्वर्णों को तो निकाल दिया जाना चाहिए, ना इन्हें नौकरी मिलना चाहिए ना कुछ मिलना चाहिए, उन्हें तो सिर्फ दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, इन सब की वोट चाहिए। तो स्वर्णों को भी आत्मसम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि हां, हमारे बारे में भी कुछ पार्टी सोच रही है और यह बीजेपी ने अच्छा काम किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बार बिहार से पार्टी का कोई अध्यक्ष बना है, एनडीए को वहां शानदार जीत मिली। आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही पंकज चौधरी बनाए गए थे, फिर यूपी के अध्यक्ष और फिर उसके बाद यहां के प्रदेश अध्यक्ष का बिहार के का भी ऐलान कर दिया गया सोमवार को। तो उसके बाद धीरे धीरे
ये एक रोड मैप बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2026 के लिए, 27 के लिए, क्योंकि 2026 में शुरुआत में ही 4-5 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं। केरल में होगा, तमिलनाडु में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा और पुडुचेरी में होगा, आसाम में होगा। इन सब स्टेट्स में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। हालांकि लोग तो ये कह रहे हैं कि ये संगठन के आदमी हैं और बढ़िया काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इनके ऊपर बहुत दारोमदार रहने वाला है। मैं संजय जायसवाल का, जो पहले अध्यक्ष रहे हैं यहां पर बीजेपी के बिहार में, उनका मैं बयान देख रहा था कि नवीन के पास संगठनात्मक और मंत्री अनुभव का सही मिश्रण है। उन्होंने इस बार बिहार में चुनाव अभियान और चुनाव प्रबंधन का अद्भुत काम किया है और उन्होंने कहा कि उनकी जो पॉलिसी रहेगी वो ये रहेगी कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको पार्टी तक, पार्टी के रूट लेवल तक पहुंचाया जाए और कार्यकर्ताओं को एनर्जाइज किया जाए कि भाई इसे आप आगे बढ़ाओ। लेकिन लगभग 7 महीने तक देखिए ये जो नैरेटिव है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं ना कार्यकारी वाला जो पैटर्न है, मैं आपको बता दूं जब अमित शाह केंद्रीय मंत्री बने, गृह मंत्री बने, तो उस समय वो पार्टी के अध्यक्ष थे और उनकी दोहरी जिम्मेदारी कम करने के लिए जून 2019 में जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद उन्हें फिर पूर्णकालिक, जनवरी 2020 में शायद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। तो पार्टी में ऐसे ही होता है। अब देखिए ये दूसरे नितिन हैं, पहले नितिन गडकरी आए थे जो नागपुर से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे और पार्टी को बड़ा अच्छा चलाया था। नितिन गडकरी मंदे जमाने में बने थे बीजेपी के अध्यक्ष, जब 2012-13 में जब बीजेपी को कोई पूछ नहीं रहा था और उन्होंने पार्टी के ऑफिस का डेकोरम, पार्टी को, लोग ये भी कहते हैं कि नितिन गडकरी ने तो पार्टी का जो दफ्तर था दिल्ली का, अपने पैसे से वहां पर साउंड सिस्टम और सारी व्यवस्थाएं कराई थी। बड़े बिजनेसमैन है नितिन गडकरी, कर दिया होगा पैसा खर्च। तो इस तरीके से आए थे लोग। तो पार्टी के लिए आपको निचले लेवल से सब कुछ करना पड़ता है। निश्चित रूप से यह भी कह सकते हैं कि कांटों का ताज तो होता ही है पार्टी का अध्यक्ष पद, लेकिन मुझे लगता है कि नितिन नवीन एक परफेक्ट चॉइस है। इस लिहाज से भी, 2 बात के लिहाज से मैं सबसे महत्वपूर्ण कहूंगा, एक तो स्वर्ण जातियों को एप्रिसिएशन मिलेगा और उन्हें राहत की सांस मिलेगी कि हाँ भाई आपकी भी कुछ सुनवाई हो रही है। और दूसरी, एक युवा नेता को बढ़ाया गया है जो आने वाले समय में, मेरा मानना है कि राजनीति की उम्र के हिसाब से 65-70 साल की उम्र, तो 20-25 साल का लंबा कैरियर है उनका। हो सकता है आने वाले समय में अमित शाह की तरह या फिर जेपी नड्डा की तरह केंद्रीय मंत्री भी बन जाए। लेकिन अभी जो नितिन नवीन है वो परफेक्ट चॉइस नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी को बढ़िया सफलता आने वाले समय में मिलने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम की तरफ से आया है और उन्हीं की ये पसंद भी है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।